नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का रसायन विज्ञान की इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपको ध्यान होगा, ऊष्मागतिकी स्टार्ट कर दी गई थी। एक चैप्टर या एक लेक्चर एक्चुअली उस पर हमने लिया है और आपको उसमें बताया था कि अभिक्रिया ऊष्मा क्या होता है और कैसे कैसे उसके विभिन्न प्रकार संभव हैं, जिसमें से पहला प्रकार हम पढ़ रहे थे, पूरा नहीं हुआ है अभी, और वह था संभवन ऊष्मा, मानक संभवन ऊष्मा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। उसका मतलब समझाया गया था, विभिन्न उदाहरण बताए गए थे कि कहां पर संभवन ऊष्मा, कहां पर संभवन ऊष्मा को डिफाइन किया गया है, कहां पर हीट ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन किया जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए थे, साथ में ये कहा था कि भाई इसकी वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकती है। बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये स्टेटमेंट आते रहते हैं। इसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है। जितनी नेगेटिव होगी उतना बढ़िया रहेगा उस कंपाउंड के स्वास्थ्य के लिए, जितना नेगेटिव उतना स्टेबल, जितना पॉजिटिव, वैसे आमतौर पर पॉजिटिव रहना चाहिए जीवन में, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां किसी के लिए यदि डेल्टा H0F पॉजिटिव है तो वह स्टेबल नहीं होगा। यह सारी जानकारी आपको मैंने दे दी थी। ठीक बात, यहां तक हमने पूरा वर्णन कर दिया था। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन पूरा नहीं हुआ है बच्चों, इसके बारे में कुछ बातें शेष हैं। तो आज भी हम, हालांकि आज हम एक और प्रकार की ऊष्मा को पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल जो बात स्टार्ट की जा रही है वह मानक संभवन ऊष्मा से ही की जा रही है। ठीक, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, अब क्या होता है कि यदि मुझे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मानक संभवन ऊष्माएं ज्ञात है ना, तो मैं किसी प्रोसेस में हुआ ऊष्मा का बदलाव ज्ञात कर सकता हूं। यहां से मामला थोड़ा इमोशनल होता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अभिकारक बात को मैं लिख रहा हूं, फिर उदाहरण से समझाऊंगा, फिर न्यूमेरिकल से बताऊंगा कि अभिकारक एवं उत्पाद यानी कि जो प्रोडक्ट है कि डेल्टा H0F ज्ञात हो, मालूम हो, दी गई हो, तो यदि अभिकारक एवं उत्पाद की डेल्टा H0F ज्ञात हो तो किसी प्रक्रम में हुआ ऊष्मा का परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। ऊष्मा का परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। वी कैन फाइंड आउट द हीट चेंज ऑफ एनी गिवन प्रोसेस। ठीक है ना? कैसे? उसके लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूं, अभी तो फॉर्मूला बता रहा हूं, लेकिन इस क्लास के अंत तक आते आते पूरा एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगा, पूरा सिस्टमेटिक वे भी आ जाएगा। अभी एक बार को फॉर्मूले से समझें, क्योंकि एक और टाइप की हीट जब मैं बता दूंगा ना, तब एक साथ दोनों को स्पष्ट करूंगा। फिलहाल केवल इस सूत्र को ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है, जो कि बिल्कुल आसान सा सूत्र है, इसमें कोई तकलीफ कतई नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है। और वह क्या है बच्चों? तो वह यह है कि दिस डेल्टा HR, यानी HR क्या होता है? कहीं तो इसी के अंदर अचार बनाने लग जाते हैं। अरे भैया, डेल्टा HR मतलब किसी भी रिएक्शन में हुआ ऊष्मा का बदलाव, उसको आप जो भी नाम देते रहो। ठीक, उसको मुझे ज्ञात करना है, तो वह होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, ये क्या बात लिखी अनोखी सी, कुछ अनोखा नहीं है। एग्जाम्पल बताता हूं, अपने आप समझ जाएंगे। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेता हूं एक रिएक्शन काल्पनिक रूप से A+2B से बन रहा है 3C। सभी यौगिक हैं। ऐसा क्यों लिखा मैंने सभी यौगिक हैं? क्योंकि मेरे भाई, तत्वों के लिए तो मान शून्य हो जाता है। मैं मान रहा हूं कि ये सभी कंपाउंड हैं, अरे तभी तो उसकी डेल्टा H0F होगी। यदि वे तत्व होंगे इनमें से कोई भी एक तत्व है, तो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन कहां से आएगी? वह तो शून्य होगी। शून्य होगी तो शून्य रख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे तो, पर सेफ साइड चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो, इसके लिए मुझे डेल्टा HR क्या है? इस प्रक्रम में हुआ ऊष्मा का बदलाव, वो निकालना है। तो क्या सूत्र लिखूंगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट की। कितने मोल है मेरे भाई प्रोडक्ट के? 3 हैं। अरे ये फॉर्मेशन तो हमेशा प्रति मोल डिफाइन होती है ना, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस
क्या करेंगे, किसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन लोगे भाई, हीट ऑफ फॉर्मेशन लेंगे हम ए की, और प्लस 2 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कर देंगे। आपके सामने है तरीका, देखिए तसल्ली के साथ कि हमने यहां क्या किया है, व्हाट वी हैव डन। देखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी में से ए और बी की हीट ऑफ फॉर्मेशन को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यही सूत्र हमको पिछली स्लाइड में बताया गया था। क्या कर रहे हैं हम, किसी रिएक्शन की हीट को पता कर रहे हैं, किसकी मदद से पता कर रहे हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन की मदद से। जैसे एक सवाल के रूप में बात करता हूं, देखिएगा, यदि C2H6 CO2 एवं H2O हेतु, ठीक है ना, हेतु डेल्टा H नॉट F, मैं यहां किसी प्लस माइनस के फेर में नहीं पढ़ रहा, मैं फिर बता दे रहा हूं, वहां आपको प्लस दे तो प्लस यूज करना, माइनस दे तो माइनस यूज करना। मैं यहां केवल x1 x2 लिख रहा हूं। x1 लिखने का मतलब यह बिल्कुल नहीं निकाला जाए कि ये प्लस है, ये प्लस x1, ऐसा बिल्कुल मत मानना बेटा। x1 बराबर माइनस 2000 कैलोरी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अरे भाई जो हो वो रख देना वैल्यू, है कि नहीं। तो CO2 एवं H2 हेतु डेल्टा H नॉट F का मान क्रमशः x1 x2 व x3, तीन वैल्यूज हमने ले ली, XYZ भी ले सकते थे। हो तो C2H6 की C2 हो तो निम्न प्रक्रम हेतु अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करें। निम्न प्रक्रम की ऊष्मा ज्ञात करें। एक प्रोसेस यहां मैं दे रहा हूं, उसमें हुआ ऊष्मा का बदलाव, उसमें हुआ हीट का चेंज आपको पता करना है। C2H6 प्लस 7/2 O2 प्रोड्यूसेस 2 CO2 प्लस 3 H2O। मुझे इस प्रोसेस में हुआ हीट का चेंज पता करना है और उसके लिए मेरे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू गिवन है। ठीक बात। तो देखिएगा यहां पर C2H6 की, CO2 की, H2O की, तीनों की हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। जो मैंने आपको तरीका बताया है उससे आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला काम, रिएक्शन को फिर से लिखना। दिस इज 7/2 यानी 3.5, ये हो गया 2 CO2 और ये हो गया 3 H2O। अब भाई इसमें ऊष्मा का जो भी बदलाव है उसको निकालना है, तो मैं जो फॉर्मूला यूज करना चाह रहा हूं वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट रहेगा। इट शुड बी द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो बेटा, प्रोडक्ट के नाम पर कौन है, CO2 और H2O, CO2 और H2O। देखिए इनकी हीट में यहां साइड में लिख देता हूं, बार बार उसे फॉलो नहीं करना पड़ेगा। C2H6 के लिए x1 है, CO2 के लिए x2 है। देखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको जो दे रखी है बेटा, C2H6 के लिए x1 है, CO2 के लिए x2 है एवं H2O के लिए x3 है। आप सोच रहे होंगे कि सर ऑक्सीजन कहां चला गया, उसकी तो कोई हीट ऑफ फॉर्मेशन हमको गिवन ही नहीं है। तो भाई हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑक्सीजन की 0 होती है, ये बात आपको मालूम है। तो वो देगा नहीं वापिस, आपको दोबारा नहीं दिया जाएगा, वो आपको दिया ही नहीं जाएगा। खुद से ये सोचना पड़ेगा कि अच्छा हाँ इसमें तो 0 होती है, ठीक है ना। वो वैल्यू भी नहीं लिख के देगा आपको। सो हियर द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 0, तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो बस ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फॉर्मेशन प्रोडक्ट के नाम पर कौन, CO2, लेकिन 2 मोल है बेटा, और वो प्रति मोल डिफाइन होती है हमेशा, यानी कि करूंगा 2x2, जो वैल्यू दे रखी हो, चाहे प्लस चाहे माइनस, यहां वैल्यू रख देना। H2O के तो 3 मोल बन रहे हैं, तो ये 3x3 हो जाएगा, माइनस रिएक्टेंट के नाम पर तो केवल कौन है, x1, क्योंकि O2 के लिए तो हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। आपके सामने किया हुआ है क्वेश्चन, देखिए इसको हमने क्या कहने की कोशिश इसमें की है। उम्मीद है समझ जाएंगे, ठीक है ना। देख लीजिए
उम्मीद है समझ गए होंगे। क्या हमने यहां कहने की कोशिश की है? समझ रहे हैं? वापिस बता देता हूं क्या पूछा था। C2H6 CO2H2O दोनों के लिए, तीनों के लिए एक्चुअली डेल्टा H नॉट F दे रखा है और इसकी ऊष्मा आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो आप उसको कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान तरीका था, डायरेक्ट फॉर्मूला हमने यूज किया है। अब इस फॉर्मूले को क्यों यूज किया वो भी हम बताएंगे जैसा मैंने कहा, लेकिन उसके लिए एक दूसरी तरह की हीट को देखने के बाद, जो अभी बताई नहीं है, और वह है दहन ऊष्मा, है ना। उसी से हम अपनी बात यहां अब शुरू कर रहे हैं। संभवन ऊष्मा की सहायता से कैसे, संभवन ऊष्मा की सहायता से कैसे निकालना है हीट को, यह मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। संभवन ऊष्मा की सहायता से हमको यह कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अगले प्रकार की हीट की तरफ चलते हैं, जो कि है मानक दहन ऊष्मा। दूसरे प्रकार, मानक दहन ऊष्मा, सेकेंड टाइप ऑफ हीट है। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबंशन। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबंशन, डेल्टा H नॉट C, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबंशन, ठीक है। इसे हम मानक दहन ऊष्मा कहते हैं। इसे हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबंशन यानी कि मानक दहन ऊष्मा बोलते हैं। क्या मतलब है इसका? देखिए, दहन क्या होता है, कंबंशन क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने से ऊष्मा निकलती है, इस प्रोसेस को हम कंबंशन बोलते हैं। ये जानकारी के लिए हमको कोई थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एक जनरल नॉलेज टाइप मामला है, मालूम है। कंबंशन या दहन क्या होता है? ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं और उससे हीट रिलीज होती है, इसी को बोलते हैं। अब देखो भाई, दहन की भी कोई ना कोई डेफिनेशन होगी। संभवन की क्या थी? एक मोल बनना चाहिए, घटक तत्वों से बनना चाहिए, मानक अवस्था में बनना चाहिए। यहां पर भी कुछ डेफिनेशन है। यूं तो आप कह देंगे कि साहब दहन कराया और जो ऊष्मा निकली उसी को बोलेंगे, लेकिन कुछ तो शर्तें लगाई गई होंगी स्टार स्टार लगा लगा के। तो वो डेफिनेशन सुनिए क्या कहता है, परिभाषा क्या है। एक मोल पदार्थ, कोई भी हो सकता है, तत्व हो, यौगिक हो, कुछ भी हो, के पूर्ण ऑक्सीकरण, एक मोल पदार्थ के पूर्ण ऑक्सीकरण, एक मोल पदार्थ के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊष्मा या उत्पन्न ऊष्मा, ध्यान रखिएगा ये हमेशा नेगेटिव होगी। अरे निकली ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा, ये नेगेटिव होती है, डेल्टा H नॉट C कहलाती है। इट इज नॉन एज डेल्टा H नॉट C। यानी यहां पर आपको दो शर्तें दिख रही हैं, पीले तरीके से बताएं तो एक मोल और पूर्ण ऑक्सीकरण, दो टर्म पर हाईलाइट किया गया है कि भैया ये दो शर्त हमको चाहिए। एक मोल होना चाहिए, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, और पूर्ण ऑक्सीकरण होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो ऊष्मा निकलती है उसको ही हम हीट ऑफ कंबंशन कहते हैं। जैसे एक रिएक्शन मैंने कराई CH4 और उसकी रिएक्शन मैंने कराई 2O2, हो गया ना कंबंशन। इससे बना क्या, इससे बना CO2 इज इन गैस स्टेट एंड 2H2O इज इन लिक्विड स्टेट, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर वही उसकी स्टेबल स्टेट है। इस प्रोसेस में जो भी हीट का बदलाव होगा, उसको निश्चित तौर पर कह सकते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबंशन ऑफ CH4। इसे हीट ऑफ कंबंशन ऑफ CH4 बोला जा सकता है। इसमें ऊष्मा निकलेगी, यानी इसका मान ओनली नेगेटिव होता है। इससे पहले मैंने हीट ऑफ फॉर्मेशन में बताया था कि उसका मान पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है ना। उसका मान पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों संभव हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही संभव हैं। एक मोल पदार्थ के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊष्मा डेल्टा H नॉट C कहलाती है, ठीक है ना। अब पूर्ण अपूर्ण का मतलब,
पूर्ण अपूर्ण का मतलब भी हम समझा देंगे, पूर्ण अपूर्ण का मतलब भी एग्जाम्पल से हम समझेंगे, घबराए नहीं। इसको मैं एक क्वेश्चन के रूप में ही एक फैक्ट देना चाहता हूं, देखिएगा। एक प्रश्न के रूप में ही बात कर रहे हैं। आपसे कहा गया कि असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, देखिएगा। पहला, असत्य कथन का चयन करें। फर्स्ट वन इज, देखिएगा, CO2 हेतु डेल्टा H नॉट F, जिसका मतलब आप जानते हैं अच्छे से, ग्रेफाइट की डेल्टा H नॉट C भी होती है। क्या ये बात सही है या नहीं है? तो फिर असत्य हो जाएगा। देखते हैं, एक एक करके बात करेंगे। दूसरा, डेल्टा H नॉट C का मान ऋणात्मक होता है। क्या उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है? बिल्कुल सही है, हमेशा नेगेटिव होती है। इट इज ऑलवेज नेगेटिव। डेल्टा H नॉट C का मान सदैव ऋणात्मक होता है। क्या इसका मान हमेशा नेगेटिव होता है? बिल्कुल सही बात है। अभी देखेंगे कौन सा सत्य असत्य हो। तो थर्ड स्टेटमेंट देखें, ये एक रिएक्शन लिख रहा हूं, C सॉलिड, सॉलिड मतलब वही ग्रेफाइट मान लीजिए, हाफ O2 से बन रहा है CO गैस। क्या इस प्रक्रम में हुआ ऊष्मा का जो भी बदलाव है, whatever the change of heat is here can be defined as heat of combustion of carbon monoxide? क्या उसे कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ कंबंशन ऑफ कार्बन या ग्रेफाइट बोल सकते हैं? क्या इसे कहा जा सकता है? ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है वो आपको बताना है। क्या इसे मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? एंड डी है, एक रिएक्शन है, CO गैस प्लस हाफ O2 गैस से बन रहा है CO2 गैस। ठीक है, तीन चीजें मिल रही हैं, CO से CO2 बन रहा है। क्या इस प्रक्रम में हुआ ऊष्मा का बदलाव हीट ऑफ कंबंशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कहला सकता है? चार ऑप्शन है आपके सामने। क्या कहते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? ऐसा आपसे पूछा गया है, दैट विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है ना, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो देखिए, एक एक करके हम बात करते हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट हैं यहां पर। पहला, CO2 हेतु डेल्टा H नॉट F, ग्रेफाइट की डेल्टा H नॉट C भी है। ऐसा होगा क्या? लिख कर देखना पड़ेगा, इस रिएक्शन को लिख कर देखेंगे ना तो समझ में आएगा। देखो ऑप्शन ए, क्या CO2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब ये इसको मैं क्या क्या डिफाइन कर सकता हूं? बिल्कुल सही बात है कि ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 तो है ही बिल्कुल, साथ में क्या यह हीट ऑफ कंबंशन ऑफ कार्बन यानी कि ग्रेफाइट भी मानी जा सकती है? बिल्कुल। तो क्या एक ही रिएक्शन दो तरह से डिफाइन हो सकती है? निश्चित तौर पे हो सकती है बच्चों, क्योंकि ये देखो यहां पर कार्बन का तो दहन हो रहा है पर CO2 का निर्माण हो रहा है। ध्यान से देखें इस रिएक्शन को, क्या पता चलता है कि यहां कार्बन का तो दहन हो रहा है, CO2 का निर्माण हो रहा है और सभी शर्तों का पालन हो रहा है जो कार्बन के दहन के लिए परिभाषित है, उन शर्तों का, और जो CO2 के निर्माण के लिए परिभाषित है, उन सभी शर्तों का यहां पालन हो रहा है। तो इसलिए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों, ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा, डेल्टा H नॉट C का मान ऋणात्मक होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि डेल्टा H नॉट C नेगेटिव होता है। हालांकि हमने देखा था कि H नॉट F पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों होता था, लेकिन ये केवल नेगेटिव होता है। सी वाले के साथ क्या प्रॉब्लम है? क्या मैं इसे कार्बन का इस प्रोसेस में हुआ ऊष्मा का बदलाव क्या कार्बन का दहन कहला सकता है? तो बच्चों यह नहीं कहला सकता।
सी वाले को एक्सप्लेन करता हूं। इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये सी सॉलिड या ग्रेफाइट, वो ठीक है, एक ही बात है, और यहां हाफ O2 गैस लेकर और मैं CO बना रहा हूं, तो यहां प्रॉब्लम क्या है, ये अपूर्ण दहन है, इट्स इनकम्प्लीट कंबंशन। यहां कार्बन का पूर्ण दहन नहीं हुआ है, इस प्रक्रम में हुआ ऊष्मा का बदलाव डिफाइन नहीं हो सकता। ग्रेफाइट के दहन के रूप में इसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि यहां अपूर्ण दहन है। भाई हमें कैसे पता चलेगा कि दहन है कि अपूर्ण है? अपूर्ण ऑक्सीकरण कैसे पता चलेगा कि ये पूरा नहीं हुआ है और वो पूरा हो गया है? इसकी जानकारी कौन देने आएगा? कोई नहीं आएगा, आपको ही पता करना है। देखो यहां देखिए, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है मेरे भाई, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 मैक्सिमम। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, यानी कि पूरा ऑक्सीकरण नहीं हुआ है। देख रहे हो, यदि पूरा ऑक्सीकरण होता तो +4 होता। +2 का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय +2? ये पूरा ऑक्सीकरण तो यहां नहीं हो रहा और अपूर्ण ऑक्सीकरण होने की वजह से इसे दहन नहीं कहा जा सकेगा। इसमें हुई ऊष्मा को दहन तो बोलेंगे, लेकिन इसमें हुई ऊष्मा को हम ΔH0C नहीं कह सकते क्योंकि यहां इनकम्प्लीट कंबंशन हो रहा है या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। यह कंप्लीट ऑक्सीडेशन का उदाहरण नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट है। रही बात डी वाले की, तो क्या इसको हम हीट ऑफ कंबंशन ऑफ CO बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। CO इससे ज्यादा ऑक्सीडाइज कैसे होगी बताइएगा? CO इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। यहां कार्बन +2 है, ये +4 में बदल गई, तो भाई ये CO का तो पूर्ण ऑक्सीकरण ही है ना, यह CO का कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, इसीलिए इसे हम निश्चित तौर पर मानेंगे कि यह हीट ऑफ कंबंशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की कैटेगरी में जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। बात समझ में आ गई? यानी इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ सी वाले को माना जाएगा। यह इनकरेक्ट क्यों है उसका लॉजिक मैंने आपको समझा दिया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है जो पूर्ण ऑक्सीकरण को तो कतई नहीं बताता, क्योंकि ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, इसीलिए इसको हम दहन वाले के अंदर शामिल नहीं कर रहे हैं। सी वाले के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। सी वाले में हमने क्या बात की कि भैया सी के अंदर सीधी सीधी ये चीज हमने डिस्कस की कि यहां पर सी जो है उससे CO नहीं बल्कि CO2 बनना चाहिए था। ठीक है बच्चों, अब इसी से संबंधित एक छोटी सी चीज और आती है दहन ऊष्मा से संबंधित, उसको बोलते हैं कैलोरी मान। बहुत बढ़िया टॉपिक है। क्या है देखो, यू कैन कॉल इट एज कैलोरीफिक वैल्यू। आप इसको कैलोरीफिक वैल्यू या कैलोरी मान बोल सकते हो। ये क्या चीज है देखो, एक्चुअली क्या है, ये 1 ग्राम पदार्थ के दहन से मुक्त हुई ऊष्मा है, 1 ग्राम। तो दहन ऊष्मा क्या होती है? 1 मोल से। दहन ऊष्मा 1 मोल के लिए डिफाइन है, कैलोरी मान 1 ग्राम के लिए डिफाइन है। दहन ऊष्मा किसके लिए डिफाइन है? दहन ऊष्मा 1 मोल के लिए डिफाइन है। कैलोरी मान 1 ग्राम के लिए डिफाइन है। यह दोनों में डिफरेंस होता है, कैलोरीफिक वैल्यू में और कंबंशन, हीट ऑफ कंबंशन में यह डिफरेंस देखने में आता है। तो कैलोरी मान क्या है मैं यहां डिफाइन कर रहा हूं, फिर इसकी डिटेल भी बात करेंगे। 1 ग्राम पदार्थ के पूर्ण ऑक्सीकरण यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन, पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊष्मा। फायदा क्या है इसको निकालने का? देखिए, इसका उपयोग ईंधनों की दक्षता का कंपैरिजन करने के अंदर किया जाता है। मतलब कि कौन सा ईंधन, कौन सा फ्यूल सबसे बेस्ट है, यह ईंधन की दक्षता का परिचायक है। मतलब क्या है, देखिए सुनिए, जिस आपको 3 ईंधन दे दिए मैंने, ईंधन मतलब जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेनॉल, एथेनॉल, कुछ भी हो सकता है। अरे जिनके जलने से ऊष्मा मिलती है वो ईंधन, उनके मैंने दहन ऊष्माओं के मान दे रखे। मैंने कहा बता भैया इनमें से कौन बढ़िया ईंधन है, किसका उपयोग करना चाहोगे? देखिए दहन ऊष्मा से ज्यादा आपको कोई आइडिया नहीं मिलेगा, क्योंकि दहन ऊष्मा 1 मोल के लिए होती है और 1 मोल का भार तो अलग अलग होता है।
तो कैसे कंपेयर करेंगे? अरे भाई, जिसका अणुभार ज्यादा है उसके 1 मोल से ज्यादा ऊष्मा निकल सकती है, हो सकता है ना सा? तो मैं सबको 1 ग्राम के रूप में व्यक्त कर दूं तो बेस्ट नहीं रहेगा? मैं यदि सभी को 1 ग्राम के रूप में व्यक्त कर दूं, यदि मैं सबको 1 ग्राम के रूप में ले आऊं, 1 ग्राम के रूप में एक्सप्रेस कर दूं, तो फिर कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं? अरे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो कंपेयर कर सकते हैं। दहन ऊष्मा से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो 1 मोल के लिए डिफाइन है और सबके 1 मोल का मतलब अलग अलग होता है। 1 मोल का मतलब एक जैसा तो नहीं होता ना मेरे भाई। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? जैसे एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। आपने एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया है या टेस्ट लिए 2 बच्चों के, एक बच्चे के 9 नंबर आए पर वो 10 में से आए, उसके 10 में से 9 नंबर आए, ठीक है। एक दूसरे बच्चे के 10 नंबर आए पर वो 100 में से आए। अब 10 में से 9 नंबर वाला आप बढ़िया इंटेलिजेंट मानोगे कि 10 नंबर वाले को इंटेलिजेंट मानोगे? आप कहोगे यार इसके तो 10 है, इससे ज्यादा है। ऐसा थोड़ी ना होगा। वो 10 में से 9 है, वो 100 में से 10 है, तो ऐसे डायरेक्ट तो कंपेयर नहीं कर सकते। किसी का आप 10,000 का पेपर ले लो तो ज्यादा आएंगे नंबर, तो एक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा और इसके लिए परसेंटेज का इस्तेमाल किया जाता है। 9 वाले के 90% है और 10 वाले के 10% है, तो आप देखो डिफरेंस कितना है। तो वैसे ही यहां पर आपको यदि दहन ऊष्मा दे रखी है तो आप उससे सीधे सीधे पता नहीं कर सकते कि भैया कौन बढ़िया ईंधन है कौन बुरा ईंधन है। उसका सीधा तरीका यह रहेगा कि आप क्या करें, उसके लिए आप उनकी कैलोरी मान को ज्ञात कर लो। कैलोरी मान कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, अणुभार से डिवाइड करके। देखो, जैसे पहली बात तो मैं बता दूं कि कैलोरी मान का उपयोग क्या है, व्हाई वी आर यूजिंग इट। तो कैलोरी मान ईंधन की दक्षता को व्यक्त करता है। ईंधन की दक्षता यानी इफिशियंसी को व्यक्त करता है। कॉमन सेंस उच्च कैलोरी मान उच्च दक्षता को दर्शाता है। ये तो फिर कॉमन सेंस ही है निश्चित तौर पर, है ना, इसमें तो क्या डाउट हो सकता है। द हाई कैलोरीफिक वैल्यू शोज हाई एफिशिएंसी। नहीं, अब मुद्दा यह है कि कैलोरी मान निकालेंगे कैसे हम? अरे बहुत आसान है, अभी एक सवाल भी करा दूंगा इस पर। कैलोरी मान बराबर क्या? कैलोरी मान बराबर क्या? डेल्टा H नॉट C, यानी कि जो भी दहन ऊष्मा ले लीजिए और डिवाइड बाई क्या कर रहे हैं, मोलर द्रव्यमान, उसका मोलर मास से डिवाइड कर दो। ये एक सूत्र बन गया। मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो अपने आप कैलोरी मान निकल के आ जाएगा। समझे हैं क्या बात मैंने बताई अभी तक? देखिए, सबसे पहली बात तो हमने यहां पर यह की कि भाई जो दहन ऊष्मा है वह 1 मोल सब्सटेंस के लिए डिफाइन है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन के केस में डिफाइन है। इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन के केस में फिर हम मान नहीं पाएंगे। इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन होने पर हम उसे नहीं मान सकते कि वह दहन ऊष्मा को व्यक्त कर रहा है। कुछ उदाहरण देखें, फिर इसमें बारी आई कैलोरी मान की। कैलोरी मान क्या है? कैलोरी मान 1 ग्राम पदार्थ से निकलने वाली ऊष्मा को कहा जाता है, ठीक है ना। इसका एक प्रश्न देखते हैं, इसका एक प्रश्न भी देख सकते हैं। देखिएगा, आसान क्वेश्चन है। प्रश्न यह है कि 8 ग्राम CH4 के दहन से x किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। मैं किसी साइन में फिर कह रहा हूं, नहीं जा रहा हूं, इमोशनल नहीं होना। या प्लस x नहीं लिखा है मैंने, x लिखा है सिर्फ, वो कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस। वैसे तो माइनस ही होता है दहन में, मालूम है आपको, पर प्लस माइनस में हम जाए क्यों? परीक्षा में दे रखा होगा तो रख देना। x किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है तो CH4 हेतु डेल्टा HC दहन ऊष्मा एवं कैलोरी मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान प्रश्न है। पता लगाना है कि कैलोरी मान क्या है। 8 ग्राम CH4 के दहन से x किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है, तो CH4 हेतु डेल्टा HC और कैलोरी मान क्या होगा? देखिए, बहुत आसान प्रश्न है। 8 ग्राम CH4 से प्राप्त ऊष्मा
8 ग्राम CH4 से प्राप्त ऊष्मा x है। तो भैया 1 ग्राम CH4 से प्राप्त ऊष्मा क्या होगी? ये कौवे नहीं उड़ रहे हैं, ये भाई नीचे बार बार रिपीट हो रहा है, ये x/8 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? और 16 ग्राम क्यों ले लिया? क्योंकि मेरे भाई इसका अनुभार 16 ही होता है और दहन ऊष्मा प्रति मोल ही डिफाइन होती है। 16 ग्राम CH4 से जो निकलेगी वह 2x हो जाएगी। कॉमन सेंस की बात है। तो बेटा ये जो x/8 आया है उसको तो मैं कैलोरी मान बोल दूंगा, निश्चित तौर पर यह कैलोरी मान है। और दूसरी जो वैल्यू आई है 2x वाली, दूसरी जो वैल्यू आई है इसको मैं डेल्टा H0C यानी कि मानक दहन ऊष्मा या दहन ऊष्मा जो भी कहिए, मानक परिस्थिति में मानक दहन ऊष्मा कहलाती है, कहूंगा। आप देखिए आपके सामने क्वेश्चन किया हुआ है, क्या कहने की करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद है आप बात को समझ रहे हैं कि हम यहां क्या कहना चाह रहे हैं। देखें इस प्रश्न को एक बार, बहुत आसानी से समझा जा सकता है। कैलोरी मान का मतलब आप समझ गए, कैलोरी मान की उपयोगिता आप समझ गए। यदि मुझे 4 ईंधन देकर पूछे कि बताओ इसमें से सबसे बढ़िया कौन सा है, तो उसका सीधा और साधा तरीका यह है कि उसका कैलोरी मान निकाल दीजिए। कैलोरी मान निकालने के लिए क्या करें, उस ईंधन के अणुभार से डिवाइड कर दीजिए। ईंधन दे रखा होगा तो अणुभार तो निकाल ही लोगे ना, या फिर ईंधन का नाम नहीं दे रखा होगा तो अणुभार दे रखा होगा, और कैलोरी मान आ गया तो फिर आप डायरेक्टली यू कैन कंपेयर द वैल्यूज, आप उनका कंपैरिजन कर लीजिए। जिसका कैलोरी मान हायर है, जिसका भी कैलोरी मान उच्च है, वही आपका बेटर साबित होगा, वही बेहतर साबित होगा। ठीक बात है। चलो अब देखो बच्चों, जैसे आपने संभवन ऊष्मा से किसी प्रोसेस की हीट निकाली थी, वैसे ही आप दहन ऊष्मा से भी किसी प्रोसेस की हीट निकाल सकते हो। वह कैसे करेंगे, उसका भी एक सूत्र है। तो देखिए, दहन ऊष्मा द्वारा, हेडिंग डाल देते हैं, दहन ऊष्मा द्वारा किसी प्रक्रम की ऊष्मा, किसी प्रोसेस का ऊष्मा परिवर्तन ज्ञात करना। बहुत सिंपल है। यदि आपको अभिकारक और प्रोडक्ट की डेल्टा H0C ज्ञात है तो आप किसी प्रोसेस में हुए हीट के बदलाव को निकाल सकते हो। वैसा ही फॉर्मूला है लगभग, एक छोटा सा डिफरेंस है कि डेल्टा HR बराबर डेल्टा H0C रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे। इससे पहले जो सूत्र बताया गया था बच्चों, आपको याद दिला दूं, वह क्या था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था मेरे भाई। उसमें फॉर्मेशन हीट को यूज करना था। साइड बाय साइड लिख रहा हूं, देख लीजिए। वो फॉर्मूला आपका ये था, उसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट करते थे, पर वो हीट ऑफ फॉर्मेशन का फॉर्मूला था। ये ऐसे क्यों आए हैं वो भी मैं बताऊंगा, तसल्ली रखें। एक न्यूमेरिकल जब हम लास्ट में करेंगे तो वो चीज भी आपके सामने आ जाएगी, लेकिन फिलहाल इस फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे वो बात करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मुझसे कहा गया कि भाई हमारे पास एक रिएक्शन कुछ ऐसी हो रही है, और इस प्रोसेस के अंदर जो हीट ऑफ रिएक्शन है उसको मुझे पता करना है। तो वह मैं कैसे निकालूंगा, तो बहुत आसान है। इस प्रोसेस में जो भी हीट का बदलाव है उसको निकालने के लिए मेरे को इसकी और इसकी कंबंशन की एनर्जी चाहिएगी। कंबंशन की एनर्जी यानी कि हीट ऑफ कंबंशन ऑफ ए निश्चित तौर पर 2 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 2 मोल है। ठीक है, और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा प्रोडक्ट 2 है एक्चुअली आपके पास, एक है 2 इंटू हीट ऑफ कंबंशन ऑफ बी प्लस हीट ऑफ कंबंशन ऑफ व्हाट सी, ये हो जाएगा। आपके सामने है
देख रहे हैं हाउ वी कैन यूज द हीट ऑफ कंबंशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द हीट ऑफ रिएक्शन। कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, वह चीज आपके सामने है। कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपके सामने है, देख लीजिए तसल्ली से। कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कि ऐसा फॉर्मूला फॉर्मेशन का भी था बच्चों, लेकिन वह फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन रिएक्टेंट था, यहां पर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, इतना ही अंतर दिखाई देता है। द ओनली डिफरेंस इज कि यहां आपका रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है और वहां प्रोडक्ट माइनस क्या था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था, ठीक है ना। वहां प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था, यहां पर रिएक्टेंट में से आपने किसको माइनस किया है, प्रोडक्ट को माइनस किया है, ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, बहुत ही यूजफुल, हाईली यूजफुल क्वेश्चन है। आपका थर्मोकेमिस्ट्री का सारा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में है, और जो मैं कह रहा था बार बार कि मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा वो भी इसमें आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत यूजफुल है, ठीक है, एकदम एक स्टार। और देखिए C एवं CO की दहन ऊष्मा क्रमशः X1 व X2 प्लस माइनस जो भी हो, ऑब्वियस सी बात है माइनस होगी, लेकिन फिलहाल X1 X2 यूज कर लेंगे अपन को, हो तो CO की संभवन ऊष्मा, CO की संभवन ऊष्मा ज्ञात करें। बच्चों यहां वो मैं ओरिजिनल तरीका बताने जा रहा हूं, किसी भी थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ओरिजिनल तरीका यह है कि आपको जिस भी रिएक्शन के लिए हीट पूछी गई है उस रिएक्शन को लिखिए, वॉट एवर द रिएक्शन इज, जिस भी रिएक्शन की हीट को आपको दिया गया है उस रिएक्शन को आप लिखें, जिस भी रिएक्शन की हीट आपको दी गई है उस रिएक्शन को आप लिखें, और जिन रिएक्शन की हीट दी गई है उन रिएक्शन को भी लिखें, और उन रिएक्शन से जिसके लिए पूछिए उसको बनाएं। क्या हुआ, घोटाला हो गया? कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, सिंगल स्टेप बताता जाता हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा, तसल्ली रखो। पहली बात, जिस रिएक्शन के लिए दी गई है या जिसकी पूछी गई है वो लिख देता हूं, CO की संभवन। मुझे मालूम है कि CO का संभवन का मतलब यही होगा, बिल्कुल सही बात है। इस प्रोसेस में हुआ ऊष्मा का बदलाव पूछा हुआ है। समीकरण 1, लेट्स इट इज इक्वेशन 1। अब मुझसे C व CO की दहन ऊष्मा पूछी गई है, C और CO की दहन ऊष्मा मुझे दी गई है, तो उसका मतलब भी मुझे मालूम ही है। क्या है? मुझे मालूम है कि C की दहन ऊष्मा तो ये होती है, C की दहन ऊष्मा तो ये होती है, ये समीकरण 2 हो गई। और इसकी जो वैल्यू दी गई है, वह कितनी दी गई है, इसकी जो वैल्यू दी गई है मुझे, वह कितनी दी गई है, हीट ऑफ कंबंशन ऑफ कार्बन है, यह मुझे X1 के रूप में दी गई है। कार्बन मोनोऑक्साइड के दहन का क्या मतलब है, कार्बन मोनोऑक्साइड के दहन की ऊष्मा का क्या मतलब है भाई मेरे, तो उसकी दहन का मतलब यह है। अब देखो बेटा, अब मैं वापिस अपने उन्हीं शब्दों को रिपीट करता हूं जो मैंने बोले थे। अब ध्यान से सुनना, जिस रिएक्शन के लिए हीट पूछी गई हो उसे लिखेंगे, लिख दिया। जिस रिएक्शन की हीट दी गई है उन्हें लिखेंगे, लिख दिए। और इन रिएक्शन से इसे बनाया जाएगा। यदि इनको जोड़ करके इसको बनाते हो तो हीट भी जुड़ जाएगी, इसमें से इसको माइनस करके वो बनाते हो तो हीट भी माइनस हो जाएगी, इसमें से इसको माइनस करते हो तो इसकी हीट में से ये हीट माइनस हो जाएगी। ऐसा कुछ कुछ हमने इक्विलिब्रियम के टाइम पर भी किया था, यदि आपको याद आता हो। याद है? वहां 2-3 रिएक्शन के दे रखे होते थे और किसी और रिएक्शन का पता करना होता था।
दो तीन रिएक्शन के के दे रखे होते थे और किसी और रिएक्शन का के पता करना था, उसका क्या तरीका वहां एडॉप्ट किया था आपको ध्यान होगा, उसका क्या तरीका हमने एडॉप्ट किया था आपको ध्यान होगा। अंतर इतना है कि वहां जब दो इक्वेशन जुड़ती थी तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इनटू करते थे। अरे याद है कुछ कि भूल गए बिल्कुल? यदि एक रिएक्शन को बनाना हो दो रिएक्शन की हेल्प से, उनको ऐड करता हूं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू होते थे। यहां हीट को इनटू नहीं कर देना है, हीट को इनटू कर दिया तो भैया इतना हीट प्रोड्यूस हो जाएगी कि बिल्कुल विस्फोट हो जाएगा, जलजला हो जाएगा, कॉपी वॉपी सब जल जाएगी वहां पे। तो इसीलिए यदि रिएक्शन को ऐड करते हो तो हीट को भी ऐड करो, रिएक्शन को माइनस करते हो हीट को भी माइनस करो, रिएक्शन को 2 से इनटू करते हो हीट को भी 2 से इनटू करो। यही ओरिजिनल तरीका है थर्मोकेमिस्ट्री के किसी भी प्रश्न को हल करने का। जिस समीकरण के लिए हीट पूछी है उसे दिए गए समीकरणों की मदद से बनाया जाएगा और जो उन इक्वेशन के साथ किया जाता है वही उनकी हीट के साथ किया जाएगा। यानी मेरे भाई यहां वो फॉर्मूले कहां चले गए? अरे आएंगे अभी फॉर्मूले, अभी बताऊंगा, उसको भूल जा, थोड़ी देर के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में चले जा, उनको भूल जाओ। तेरे को कोई फॉर्मूले बताएं ऐसा आप भूल जाइए, केवल पूरी तरीके पर ध्यान दें, फिर हम उस पर भी आएंगे जो आपको पहले बताए गए थे। फिलहाल इस 2 और 3 से 1 कैसे बनाएंगे? जोड़ने से तो नहीं बन रहा मेरे भाई। ये C और CO की दहन है, ये CO2 आएगा यहां पर ना, जोड़ने से तो नहीं बन रहा। काहे? यदि मैं इनको जोड़ूंगा तो CO2 तो 2CO2 हो जाएगा। C का दहन से CO2 बनता है, CO के दहन से भी CO2 बनता है, दोनों को जोड़ूंगा तो ये तो मामला ही खत्म हो जाएगा। ये CO2 कहां चाहिए मेरे को, यानी घटाना ही पड़ेगा, CO2 कैंसिल करने ही पड़ेंगे। समस्या ये है कि किस में से किसको घटाऊं? कॉमन सेंस 2 में से 3 को घटाना पड़ेगा। कैसे? अरे प्रभु O2 में से हाफ O2 घटाऊंगा तभी तो हाफ O2 बचेगा। यानी यह तय हो गया कि समीकरण 2 - 3 करने पर समीकरण 1 आता है। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 1। 2 में से 3 को माइनस करने पर इक्वेशन 1 बनती है। आपके सामने है, देख लो। 2 में से 3 को माइनस करने पर इक्वेशन 1 बनती है, क्योंकि C माइनस CO उधर चला जाएगा, हाफ O2 यहां रह जाएगा। ठीक बात? तो जो 1 की हीट है ना बेटा, वो भी 2 - 3 होगी, यानी कि x1 - x2, x1 - x2, यही आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट की हीट क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO ही तो है। फर्स्ट की हीट क्या है? इट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO इज द फर्स्ट की हीट। जो फर्स्ट की हीट है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO है। क्या आप समझ रहे हैं? फर्स्ट की जो हीट है वही तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO है। यानी कि यह प्रश्न यहां पर पूर्ण हो चुका है। लेकिन इसके बजाय जो मैंने तरीका, यानी कि जो फॉर्मूले मैंने बताए थे उससे कैसे करना रहा वह भी बताऊंगा। यह तो ओरिजिनल तरीका तो हो गया मेरे भाई कि जिस भी रिएक्शन की हीट निकालनी हो उसे दिए गए समीकरण की सहायता से बनाया जाएगा, और जो आप समीकरणों के साथ व्यवहार कर रहे हो वही उनकी हीट के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, वही उनकी हीट के साथ भी बिहेवियर आपको करना पड़ेगा। और एक तरीका क्या था फॉर्मूले वाला, उस पर भी आते हैं। देखो किस रिएक्शन की हीट मुझे पता करनी है? इसकी। कोई बात नहीं, इस रिएक्शन की हीट को मैंने क्या कहा? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। अब देखो एक भयंकर कंफ्यूजन जो बच्चों के दिमाग में अक्सर रहता है वो ये है बेटा, दी गई क्या है? दहन ऊष्मा। पूछी गई क्या है? संभवन ऊष्मा। अब आधी जिंदगी तो ऐसे ही निकल जाती है भाई कि दहन ऊष्मा का उपयोग करें कि संभवन ऊष्मा का उपयोग करें, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? क्योंकि दहन के लिए तो मैंने रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करवाया था और संभवन के लिए मैंने प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करवाया है। तो मुद्दा यहां अटकता है कि भैया हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए कॉमन सेंस की बात है बच्चों, जब दहन ऊष्मा का दे रखिए तो दहन ऊष्मा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा ना। यानी एक बात दिमाग से निकाल देना, दहन ऊष्मा लेंगे तो दहन ऊष्मा भी आ सकती है, संभवन ऊष्मा भी आ सकती है। अरे ऊष्मा तो ऊष्मा है, किसी भी तरह की हीट से किसी भी तरह की हीट को निकाला जा सकता है।
तो यहां बिल्कुल कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना चाहिए? आपको फॉर्मूला दहन ऊष्मा वाला यूज करना चाहिए। और दहन ऊष्मा वाला कौन सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था? वह फॉर्मूला हीट ऑफ कंबंशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबंशन ऑफ प्रोडक्ट था। बिल्कुल तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्योंकि कंबंशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते थे। अब देखो, रिएक्टेंट के नाम पर कौन? कार्बन। इसकी हीट कितनी? x1। ऑक्सीजन का कोई कंबंशन तो होगा नहीं, ऑक्सीजन तो खुद कंबंशन करती है, x1। और प्रोडक्ट के नाम पर x2। आंसर। अब आप देख रहे होंगे कि जब हमने इस दूसरे तरीके को इस्तेमाल किया तो प्रश्न बहुत ही जल्दी हो गया। फॉर्मूले का यूज करने पर हमें एक लाइन के अंदर प्रश्न हुआ है। दोनों तरीके आपके सामने रख दिए गए हैं, दोनों आने चाहिए। पहला वाला बेसिक तरीका है, वो तो आना ही चाहिए। दूसरा वाला नहीं भी आए तो भी पहला वाला आना चाहिए, क्योंकि दूसरे वाले में सिर्फ समय बचता है, एक्यूरेसी हर बार हो के जरूरी नहीं है। सुनिए अब इस बात को, देखो क्या है। मैं फिर बोल रहा हूं, थर्मोकेमिस्ट्री में किसी भी अभिक्रिया की ऊष्मा को निकालना है ना, तो उसका सीधा तरीका यह होगा कि उस अभिक्रिया को लिखो। और दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, दे रखी है, लिख के दे रखी है तो और बढ़िया बात है। और जिन रिएक्शंस की हीट को दे रखा है उन रिएक्शन को भी लिखो, उन रिएक्शन की हेल्प से जिसके लिए पूछिए उसे बनाओ। जो आप रिएक्शंस के साथ कर रहे हो वही उनकी हीट के साथ करो। जैसे 2 और 3 को जोड़ने से यदि 1 बनती, यहां पे नहीं बन रही लेकिन किसी एक एग्जांपल में बनती, मान लेते हैं, अरे मान लो भाई, 2 और 3 को जोड़ते और 1 बनती तो 1 की हीट, ध्यान से सुनना, 2 और 3 को जोड़ते और 1 बनती तो 1 की हीट 2 और 3 की हीट के योग के बराबर होती। 2 में से 3 माइनस करते और इक्वेशन 1 बनता तो 2 की हीट में से 3 को माइनस कर देते, 3 में से 2 माइनस कर रहे होते तो 3 की हीट में से 2 को माइनस कर देते। ऐसे आपको हीट ऑफ रिएक्शन को निकालना होता है। यही ओरिजिनल तरीका है। क्योंकि यह लंबा प्रोसेस है तो टाइम बचाने के लिए यहां पर कुछ सूत्र बना दिए गए हैं। यह सूत्र डिसाइड करते समय सिर्फ इतनी सी परेशानी महसूस होती है बच्चों को कि सर सूत्र कौन सा यूज करना है, तो भाई मेरे जो दिया गया होगा वही तो सूत्र यूज करेगा। अब दहन ऊष्माओं के मान दे रखे हैं तो दहन ऊष्मा वाला सूत्र यूज करेगा। अरे निकल के कुछ भी आ सकती है, वैल्यू तो किसी की भी निकल के आ सकती है। एक नोट डाल रहा हूं हरे रंग का, बिल्कुल देखना, हरा भरा नोट, और वह क्या है कि किसी भी प्रकार की ऊष्मा से, इसमें कंफ्यूजन में नहीं आना है, किसी भी प्रकार की ऊष्मा से किसी भी अन्य प्रकार की ऊष्मा ज्ञात की जा सकती है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि दहन ऊष्मा के यूज करूंगा तो दहन निकल के आएगा, या संवहन का इस्तेमाल करूंगा तो संवहन नहीं आएगा, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं रखना है। किसी भी अन्य प्रकार की ऊष्मा ज्ञात की जा सकती है। यानी दहन से संभवन निकलती है, संभवन से दहन निकलती है। फॉर्मूला यूज कौन सा करना है? जो दी गई हो। जैसे एक और प्रश्न दागा जाए, देखो क्वेश्चन यूं है कि आपसे कहा गया C3H8, ठीक है, CO2 व H2O की संभवन ऊष्माएं, देखिए अब संभवन ऊष्मा दे रखी है क्रमशः X भाई व Z हो, तो C3H8 की दहन ऊष्मा ज्ञात करो। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? अरे संभवन वाला भाई, संभवन मान दे रखा है तो संभवन वाला यूज करेंगे। दहन दे रखा होता तो दहन वाला यूज करते, हमें क्या प्रॉब्लम है उसमें। अब भाई मेरे कायदा क्या कहता है? सबसे पहले जिस रिएक्शन के लिए हीट पूछी गई है उस रिएक्शन को लिखना लाजमी है।
C3H8 मैं करूंगा इसे बैलेंस। कैसे करेंगे बैलेंस वो तरीका भी आपको सिखाया हुआ मैंने कई बार, अब नहीं बता रहा, चलो जाओ। ये है, अब इनकी संभवन ऊष्माओं के मान दे रखे हैं और इस प्रोसेस में हुआ हीट चेंज कंबंशन कहलाएगा। तो मुझे इसकी हीट निकालनी है, तो उसका बहुत ही आसान फॉर्मूला है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट मैं कर दूंगा। अब यह फॉर्मेशन क्यों लिया? तो प्रभु आपको फॉर्मेशन की दे रखी है हीट, तो फॉर्मेशन ही यूज करोगे, कंबंशन की दे रखी होती तो कंबंशन यूज करते। यानी इस प्रश्न में संभवन से निकलकर दहन आ रही है। मैं यह सिद्ध करना चाह रहा हूं कि किसी भी प्रकार की हीट दी गई हो तो किसी अन्य प्रकार की हीट निकालने में हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। इसको हम ऑब्वियस सी बात है डायरेक्ट फॉर्मूला से करेंगे, वही आसान, वो आसान तरीका है, नो डाउट। अब देखो प्रोडक्ट के नाम पर यहां पर कौन है? CO2। CO2 की संभवन ऊष्मा CO2 Y है, यानी कि क्योंकि 3 मोल हैं तो 3Y प्लस H2O की संभवन ऊष्मा कितनी दे रखी है? H2O की संभवन ऊष्मा Z दे रखी है 4 मोल इस्तेमाल लिए जाएंगे, माइनस ये हो गया प्रोडक्ट का काम। अब बचा रिएक्टेंट में भाई मेरे ऑक्सीजन की कोई दहन ऊष्मा होगी नहीं, सिर्फ C3H8 की दे रखी है और वह X है और 1 मोल ही काम में आ रहा है। यह आपका जवाब हो जाएगा, यह आपका आंसर होगा। कैसे किया है आपके सामने है, बिल्कुल ही आसान सी बात है, एकदम इजी क्वेश्चन, आप इसको मान सकते हो। देखें प्रश्न आपके सामने है और उसका जवाब भी आपके सामने है। तसल्ली से देखें कि यहां हमने क्या कहने की कोशिश की है। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि हमने यहां क्या कहने की कोशिश की है। देखें इसे तसल्ली से। उम्मीद है बात समझ रहे होंगे। क्या कहने की कोशिश की है? दहन निकालनी थी तो जो निकालनी थी उस रिएक्शन को लिख दिया, उस रिएक्शन को लिख दिया, ठीक है ना, उस रिएक्शन को हमने लिख दिया और फॉर्मूला लगा दिया अपना, सिंपल, ठीक है ना। और नहीं तो क्या करते? अरे और नहीं तो बहुत भारी पड़ता, इसके संभवन की इक्वेशन लिखते, इसके संभवन की इक्वेशन लिखते, इसके संभवन की इक्वेशन लिखते और उनकी मदद से इसको बनाते, इतने में तो शाम हो जाएगी। ओरिजिनल तरीका नहीं तो क्या करते, इसके संभवन की इक्वेशन, इसके संभवन की इक्वेशन, इसके संभवन की इक्वेशन, उनकी मदद से इसको बनाते और जो परिवर्तन उनकी साथ कर रहे हैं वैसा हीट के साथ करना पड़ता, तो वो बहुत धुआंधार प्रोग्राम हो जाता और उसको बिल्कुल छोटा कर दिया इस फॉर्मूले ने। तो सूत्रों का क्या उपयोग है, क्या यूज है, वो आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। एक नोट डालकर और बात बता देता हूं, कभी कभी यहां पर भी बात आ जाती है। देखो क्या होता है कि समजात श्रेणी जो होती है, आप समझते हो, होमोलोगस सीरीज, समजात श्रेणी समझते हो, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये समजात श्रेणी है। होमोलोगस सीरीज, सेम फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंस CH2 का, क्रमागत सदस्यों में अंतर CH2 का। वैसे तो ये ऑर्गेनिक में आ जाएगा आगे, पर घबराओ नहीं, है ना, वो ऑर्गेनिक में तो आगे आएगा, फिलहाल मैं बता दे रहा हूं ना। जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल समजात श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्य हैं, सक्सेसिव मेंबर्स। तो ध्यान रखना, समजात श्रेणी सुने होंगे कभी, होमोलोगस सीरीज, उम्मीद कर सकता हूं इतना तो मैं, नहीं सुने तो वेट करें, ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी थोड़ी दिन में। इट इज होमोलोगस सीरीज। सो समजात श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों में, समजात श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों के मध्य दहन ऊष्मा का अंतर लगभग समान बना रहता है।
समझ रहे ना, क्योंकि उनके बीच में डिफरेंस सिर्फ CH2 का ही है, बाकी सब तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, बाकी सारी स्ट्रक्चर तो सेम है, CH2 का ही तो अंतर आएगा। अरे प्रभु CH2 का ही तो अंतर आएगा, प्रश्न कैसे बन सकता है? सुनना, करवा नहीं रहा, ऐसे बता दे रहा हूं, ध्यान रखना। मीथेन, इथेन, प्रोपेन की मैंने दहन ऊष्माएं दे दी और आपसे हेप्टेन की पूछ ली, लगभग बताइए ऐसे करके, तो आप कैसे निकालोगे? मेरे भाई जो मीथेन और इथेन के बीच में डिफरेंस होगा ना, लगभग उतना ही अंतर इथेन और प्रोपेन के बीच में होगा, उतना ही प्रोपेन ब्यूटेन के बीच में, उतना ही ब्यूटेन और किसमें, पेंटेन, पेंटेन से हेक्सेन, हेक्सेन से हेप्टेन। ऐसे जैसे मीथेन और इथेन के बीच में यदि 200 किलो कैलोरी का अंतर है, तो हर बार लगभग 200 किलो कैलोरी का डिफरेंस ही आएगा, वही आपको ऐड करते जाना है, उसी को आपको जोड़ते जाना है। लगभग एग्जैक्ट कुछ नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अंतर 200 किलो कैलोरी का बना रहेगा। 200 जस्ट एक एग्जांपल है। बात समझे क्या कहना चाह रहा हूं? उम्मीद है बात समझे होंगे कि मैंने यहां क्या कहने की कोशिश की है। तो आपको किन्हीं 2 या 3, 4 ऐसे कुछ सदस्यों के लिए दहन ऊष्मा का मान देकर के आगे के किसी सदस्य की पूछी गई होगी, तो वो आप आसानी से निकाल सकते हो। उम्मीद है बात समझ रहे होंगे। इस चीज को कैसे यूटिलाइज करना है, देखिए हर एक पर प्रश्न नहीं बन सकता, हर एक पर प्रश्न बनाएंगे तो अनंत काल तक सिलेबस चलता रहेगा। कुछ कॉन्सेप्ट पॉइंट के फॉर्म में दिए जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के फॉर्म में दिए जाते हैं, सब मिश्रित है मामला। प्रैक्टिस के लिए अलग से आपको जो है वो सारे साधन उपलब्ध हो रखे हैं, क्विज दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ई बुक दे रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, समझ रहे हैं। सिलेबस भी टाइम से कराना, सारी चीजों को एक संतुलित तरीके में ही करना होता है। इमोशनल विद्यार्थी हो सकता है, टीचर हो गया उस दिन तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। टीचर इमोशनल नहीं हो सकता, सिलेबस भी उसे देखना है, सब चीजों को बैलेंस वे में हमें चलना पड़ता है। बच्चे कभी कभी हो जाते हैं इमोशनल एक टॉपिक को लेकर के, उनको बड़ा पसंद आता है तो वो 1 महीना निकाल देते हैं। टीचर यदि 1 महीना निकाल दे तो कबाड़ा हो जाएगा। 1 महीने में कम से कम 4 चैप्टर तो होने चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम इमोशनल थोड़ा हो सकते हैं। बच्चे होते हैं कई बार निकाल देते हैं, शुरुआत में आपने देखा होगा 11th-12th में कई बार आप एकदम बढ़िया पसंद करते हैं किसी टॉपिक को, तो उसी में लगे रहते हैं। अरे क्वेश्चन तो एक आएगा, हो सकता है एक भी ना आए, तो ऐसे किसी एक पर हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते। बैलेंस वे में ही पढ़ाई करनी होती है, समझ रहे हो? क्लियर है? यहां तक मामला क्लियर है? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, 2 तरह की ऊष्माओं को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, एक आपके संवहन ऊष्मा और एक आपके दहन ऊष्मा। संवहन ऊष्मा निर्माण में हुआ परिवर्तन है, जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दहन ऊष्मा दहन से निकली हुई ऊष्मा है, जो सिर्फ नेगेटिव हो सकती है। जब संभवन ऊष्मा को यूज करते हैं तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं किसी रिएक्शन की हीट निकालने के लिए। मैंने दोनों तरह के उदाहरण बता दिए मेरे भाई। संभवन दे रखी हो तो दहन निकाली जा सकती है, दहन दे रखी हो तो संभवन निकाली जा सकती है। इस न्यूमेरिकल में और इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में ये बातें स्पष्ट रूप से आ गई, कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है। दोनों चीजों को मैंने क्लियर कर दिया है। क्या होता है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कभी कभी। ये चैप्टर मेहनत मांगेगा 100%। मेटलर्जी में कोई विशेष मेहनत नहीं लगती, लेकिन इसमें लगेगी। ये सीखना पड़ेगा, ये आपको बुद्धि का उपयोग करना ही पड़ेगा। इसमें थोड़ी सी मेहनत मांगेगा आपकी तरफ से भी, ठीक है ना? तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। किसी भी थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने बता दिया है। वही इक्वेशन लिखो, जिनकी हीट दी गई उन इक्वेशन को भी लिखो, उन इक्वेशन की हेल्प से उस पूछी गई इक्वेशन को बनाइए। जो भी आप उसके साथ बदलाव कर रहे हैं वही बदलाव आपको उनकी हीट के साथ भी करना पड़ेगा, ठीक है? इसी चीज को मैं वापस से एक बार पूरा रिवाइज करवा देता हूं, थोड़ा सा समझने का मैटर है। देखिए, संभवन ऊष्मा जो पिछली क्लास में ही कराई गई थी वहीं से अपनी बात शुरू की, लेकिन वहां यह नहीं बताया गया था कि आप किसी अभिक्रिया की ऊष्मा को संभवन ऊष्मा से निकाल सकते हो यदि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की संभवन ऊष्माएं ज्ञात हो, जैसा कि हमने यहां विभिन्न उदाहरणों में देखा। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, ये बहुत आसान था। फिर एक क्वेश्चन भी हमने किया, यहां हमने इसको कोई डिफाइन नहीं किया था दहन ऊष्मा ऐसे, इसलिए सिंपल बताया था। अगले एक प्रश्न में हमने इसको डिफाइन भी कर दिया, सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन वहां नाम लिया। यहां पर देखो निम्न प्रक्रम लिखा था क्योंकि ये दहन होता है ऐसा डिफाइन नहीं किया गया था, ठीक है ना? दहन ऊष्मा क्या है? तो पूर्ण ऑक्सीकरण होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए।
दो ही शर्तें। वहां 1 मोल था, मानक अवस्था थी, है ना, और घटक तत्व थे किसमें, संभवन नाली में। यहां एक ही कंडीशन है, 1 मोल होना चाहिए और पूरा ऑक्सीकरण होना चाहिए। ये उदाहरण है, ये प्रश्न, अब देखिए ये क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही दिए गए हैं प्रश्न के थ्रू ही, ऐसे ही समय बचा सकते हैं हम, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस का मिक्सिंग। फर्स्ट वाला करेक्ट है, यानी एक ही प्रकार की ऊष्मा दो तरीके से डिफाइन हो सकती है, निश्चित तौर पे हो सकती है, क्योंकि एक रिएक्शन में रिएक्टेंट तो खत्म होता है, प्रोडक्ट बनता है, तो वो रिएक्टेंट के खत्म होने के लिए ऊष्मा है, प्रोडक्ट के बनने के लिए ऊष्मा है। दोनों तरह से डिफाइन कर सकता हूं ना, प्रॉब्लम कहां है। ऋणात्मक होता है, बिल्कुल सही बात है। ये गलत क्यों है, असत्य कथन चयन करना था, ये गलत क्यों है, क्योंकि CO पूरा ऑक्सीकरण होने पर नहीं बनेगा, पूरा ऑक्सीकरण होने पर तो CO2 बनता है। ये तो अपूर्ण ऑक्सीकरण है, इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन, इट्स अ इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन मेरे भाई। इसी का स्पष्टीकरण यहां लाल और हरे कलर में किया गया है। कैलोरी मान क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। 1 ग्राम पदार्थ के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊष्मा को कहते हैं, और यह ईंधन की दक्षता को बताता है। इसको निकालने का तरीका भी हमने यहां पर बता दिया, बहुत ही आसान सा तरीका था कि भैया कुछ ना करो, डेल्टा H नॉट C लो और उसमें डिवाइड अणुभार से कर दो, मोलर भार से कर दो। कॉमन सेंस है ये तो। एक प्रश्न भी इससे संबंधित करा दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आसान सा प्रश्न था कि भैया 8 ग्राम CH4 के दहन से इतनी ऊष्मा निकलती है, तो कितना कैलोरी मान होगा, बहुत बहुत आसान था, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दहन ऊष्मा द्वारा किसी प्रक्रम की ऊष्मा ज्ञात करना, ये एक अलग सूत्र है, ये एक अलग सूत्र है, ध्यान रखना। वहां कलर का भी ध्यान रखा गया है। वो सेक्शन आपका कंबंशन वाला, ये सेक्शन आपका फॉर्मेशन वाला है। दोनों को एक साथ लिख दिया ताकि याद रह सके चीजें और कंफ्यूजन ना हो। ये सिर्फ समय बचाने के तरीके हैं, ओरिजिनल तरीका मैं आपको बता चुका हूं। C व CO की दहन ऊष्मा क्रमशः इतनी हो तो CO की संभव ऊष्मा ज्ञात करें। बहुत ही धुआंधार प्रश्न है, समझने के हिसाब से बेहद जरूरी है। जिस रिएक्शन के लिए पूछा गया तो उस रिएक्शन को लिखा, जिनकी दी गई थी उनको लिखा और उनकी मदद से उसको बनाया गया। ठीक है, सीधी सट बात थी ये। अच्छा प्रश्न है। और इसका तरीका हो सकता है, यहां ध्यान रखना कि यह दूसरा हिस्सा है, इसको बाउंड्री को, ये आपको एक और तरीका हमने यहां बताया जिससे कि आप जो है वो इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। वह निश्चित तौर पर उस पहले वाले से बहुत ही छोटा है। जो पहले वाला है उसके अंदर आपको निश्चित तौर पर अधिक मेहनत लगेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट भी आना ही चाहिए। ठीक है ना। कभी कभी मैटर फंस जाता है, कैसे, अरे भाई मैं इसकी दहन दे दूं, इसकी संभवन दे दूं, तो फिर क्या करोगे। मान लेते हैं अभिकारक की दहन दे दी, प्रोडक्ट की संभवन दे दी, अब तो कोई सूत्र नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। फंसा सकते हैं वो आपको कि रिएक्टेंट की दहन दे दी, प्रोडक्ट के संभवन, ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो उस समय ओरिजिनल तरीका ही आपके काम आएगा। उसी तरीके से आपको प्रश्न हल करना होगा। ऐसी परिस्थिति में वही ओरिजिनल तरीका आपके काम आएगा जो मैंने अभी समझाया है। ये बिल्कुल पहले वाले जैसा प्रश्न था, बस इसके अंदर इस टर्म का इस्तेमाल कर लिया गया है जो पहले वाले में हमने यूज नहीं की थी, क्योंकि तब तक हमने दहन ऊष्मा को पढ़ा ही नहीं था, तब तक हमने दहन ऊष्मा के बारे में जाना भी नहीं था, इसलिए उस टर्म का यूज नहीं किया गया था। यहां पर हमने स्पेसिफिकली कंबंशन, हीट ऑफ कंबंशन का इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, यहां हम इस पद का उपयोग कर सकते हैं, बाकी तो काम आसान था। यहां पर मैंने कहा कि एक समजात श्रेणी समझते हो, समजात श्रेणी जिसमें क्रियात्मक समूह समान होता है, दे आर हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। अधिक विस्तार से ऑर्गेनिक में आएगा, घबराओ नहीं। क्रमागत सदस्यों के मध्य दहन ऊष्मा का अंतर समान बना रहता है, क्योंकि क्या होता है, क्रमागत सदस्यों में अंतर किसका होता है, हमेशा CH2 का अंतर होता है। ठीक है ना। और कोई डिफरेंस नहीं होता, क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर है। अब क्योंकि ये अंतर समान बना हुआ है, CH2 हर बार CH2 का अंतर आता है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि जो ऊष्मा का मान है वह भी लगभग एक समान परिवर्तित होगा। ठीक है बच्चों, तो ये 2 प्रकार की ऊष्माएं कंप्लीट हो चुकी हैं। कुछ और ऊष्मा है वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।